ये स्कैम इतना बड़ा सीक्रेट कई और सालों तक रहता अगर, और मैं तो ये बोलूंगा कि ये जादू से ही हो गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं कि जितने भी स्कैम्स हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट या कनेक्शन तो दिखता है वहां पे। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैम के बारे में। एक स्कैम जो कि एक छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बहुत ही बड़ा मैग्नीट्यूड का स्कैम है। मैं बात कर रहा हूं DHFL बैंक स्कैम की, जिसमें मेन आर्किटेक्ट जो इस बैंक के आर्किटेक्ट हैं DHFL बैंक, इसने इतना बड़ा घपला किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 31,000 करोड़ का ये स्कैम है। आपने सही सुना, 31,000 करोड़। और ये एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट जो है ना, ये ABG शिपयार्ड स्कैम से भी बड़ा है। अब इसका मतलब ये भी है कि DHFL स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम बन चुका है। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में कि ये DHFL कैसे इतना बड़ा स्कैम पुल ऑफ कर पाया, ब्रेजनली पुल ऑफ कर पाया, और कैसे उन्होंने जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं, RBI, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब की नाक के नीचे ये सब हुआ है। और मैं तो ये बोलूंगा कि ये जादू से ही हो गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। अब जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनके हिसाब से तो भैया ये अवेयर भी नहीं थे कि ये स्कैम जब हो रहा था, अवेयर भी नहीं थे। ये स्कैम इतना बड़ा सीक्रेट, ग्रेट सीक्रेट कई और सालों तक रहता अगर कोबरा पोस्ट ने इसको एक्सपोज नहीं किया होता 2019 में। जिनको नहीं पता है, कोबरा पोस्ट एक पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट है जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती है, उसमें स्पेशलाइज करती है। एंड हम और डिटेल्स में बात करें इस एक्सप्लोजिव स्कैम की, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ DHFL बैंक के बारे में। ये DHFL बैंक आखिर है कौन, है क्या, कौन है इसके प्रोमोटर्स? DHFL बैंक स्टैंड करता है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिश हुआ था 1984 में हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के तौर पे। इस कंपनी के एस्टैब्लिश करने का एम यही था कि भैया ये हाउसिंग फाइनेंस लोन प्रोवाइड करेगी मिडिल इनकम ग्रुप्स को जो कि सेमी अर्बन या रूरल रीजन्स में रहते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो DHFL एक NBFC था, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसका मतलब ये कि एक नॉन डिपोजिटरी बैंक था, यानी कि इसको अलाउड नहीं था कॉमन लोगों से डिपॉजिट्स लेना, लेकिन उनको लोन देना अलाउड था कमर्शियल बेसिस पे। ऑब्वियसली डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है, लेकिन इनको लीगली मैंडेट किया गया था RBI के थ्रू, मतलब किया गया है RBI के थ्रू, कि भाई आप बड़े कमर्शियल बैंक से लोन्स उठा सकते हो। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI, ऐसे बड़े कमर्शियल बैंक से आप लोन उठाओ और हायर इंटरेस्ट रेट्स पे छोटे छोटे कस्टमर्स को तो लोन डिस्पैच करो, हाउसिंग लोन डिस्पैच करो, और वो जो हायर मार्जिन है, हायर इंटरेस्ट रेट है, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन हुआ। इस बैंक को ओन करने वाली एक इन्फ्लुएंशियल मुंबई बेस्ड इन्फ्लुएंशियल फैमिली जिसका नाम है वाधवान फैमिली। इसमें कपिल वाधवान मेन ड्राइविंग फोर्स रहे हैं इस कंपनी के, हमेशा से MD और चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा कपिल वाधवान के छोटे भाई धीरज वाधवान और उनकी एक और फैमिली मेंबर अरुणा वाधवान भी मेन प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी रहे जब ये स्कैम पुल ऑफ हुआ है। अब बात करते हैं स्कैम के बारे में। ये मेन थीम और टॉपिक जो है ना, इसके बारे में, इसका जो जेनेसिस है वो तो 2010 में स्टार्ट हो गया था, जब एक कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने इंडिया के लार्जेस्ट बैंक को जो लीड कर रहा था इस कंसोर्शियम को, उसने 34,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया था DHFL को। अब दूसरे नेशनलाइज बैंक्स जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, ये सब भी इस कंसोर्शियम का पार्ट थे। टेक्निकली देखा जाए तो DHFL को ये सारा 34,000 करोड़ रुपया अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लगाना चाहिए था। इसका मतलब ये कि भैया देना चाहिए था मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को लोन्स के फॉर्म में हायर इंटरेस्ट रेट के। लेकिन हुआ क्या? एंड कस्टमर्स को ये पैसा गया ही नहीं। कोबरा पोस्ट के हिसाब से ये कंपनी के प्रोमोटर्स ने 95% इस लोन अमाउंट का 95% यानी लगभग 31,000 करोड़ साइफन ऑफ किया, यानी कि इन्होंने स्टैश किया डजन्स ऑफ शेल कंपनीज के अंदर, इस पैसे को डाइवर्ट किया। वाधवान फैमिली एक्सटेंसिवली शेल कंपनीज को यूज करती रही इस बड़े स्कैम को पुल ऑफ करने के लिए। अब हमारे सारे व्यूअर्स को ये समझना होगा शेल कंपनीज होती क्या है आखिर, और ये इतनी पॉपुलर क्यों है स्कैमस्टर्स और फ्रॉडस्टर्स के बीच में। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका कोई एक्टिव या फिजिकल एड्रेस होता ही नहीं है, इनको कोई एम्प्लॉइज भी नहीं होते। इनका काम बस ये है कि ये पेपर में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें लूप होल ये है कि शेल कंपनीज बैंक अकाउंट्स रख सकती हैं, और इसका मतलब ये है कि वो पैसे रिसीव भी कर सकती हैं, भेज भी सकती हैं। अब पॉइंट ये कि इस लीगल लूप होल का फायदा कई कंपनीज उठाती हैं ऐसी शेल कंपनीज बना के,
और इनको यूज करती है पास थ्रू एंटिटीज, यानी कि ट्रांजैक्शंस को बस पास करना इन एंटिटीज से, यानी कि मनी को राउट करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जब तक ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। अब देखा जाए तो ये ट्रांसफर ऑफ मनी इन सारी शेल कंपनीज के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस क्रिएट करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज को कंफ्यूज करने के लिए होता है। अब देखा जाए तो ये काफी नोटोरियस बिहेवियर है, जितनी भी शेल कंपनीज होती हैं मोस्टली उन सबका ऐसा बिहेवियर रहता है, और आज की डेट में इनको उसी नजरों से देखा जाता है कि भैया अगर कोई शेल कंपनी चला रहा है तो शायद कोई इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहा हो। अब वापस आते हैं स्कैम के बारे में। इनका मेन मोडस ऑपरेंडी यही था कि DHFL ने डजन्स ऑफ शेल कंपनीज को क्रिएट किया और ये 31,000 करोड़ के अमाउंट को, ऑलमोस्ट सारे अमाउंट को एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स के फॉर्म में इन सारी शेल कंपनीज में बांट दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि DHFL तो ये चाहता था दुनिया को दिखाना कि भैया उसने जेन्युइन लोगों को डाइवर्ट किया, तो उसने फेक बोरोवर अकाउंट्स क्रिएट किए। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से वाधवांस ने 1 लाख से भी ज्यादा फिक्टिशियस या फेक बोरोवर्स को क्रिएट किया एक स्पेशल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू, और जब ये फेक बोरोवर अकाउंट्स क्रिएट हुए तो फिर DHFL ने क्या करना था, उसके बाद उन्होंने इस पैसे को उन फेक अकाउंट्स में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, उनको डिस्पैच करना शुरू कर दिया एज लोन्स। अब देखा जाए तो ये जितने भी ट्रांच ऑफ मनी ट्रांसफर हुआ इन डजन्स ऑफ सेल कंपनीज में या बोरोवर फेक बोरोवर अकाउंट्स में विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉक्सीज, वो अल्टीमेटली चैनलाइज हुआ उनके डेस्टिनेशन अकाउंट्स में जहां पर वाधवांस का कंट्रोल था। और ये सारी सिचुएशन सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई थी कि भाई टैक्स अथॉरिटीज फूल हो पाए। अब जब ये कंपनी रोटेट कर रही थी, सर्कुलेट कर रही थी डिफरेंट शेल कंपनीज के बैंक अकाउंट्स में, उस टाइम पर ये इवेंचुअली, जैसे मैंने आपको बताया, लैंड हो रही थी उन कंपनीज में या फिर उन कंपनीज के अकाउंट्स में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे वाधवान फैमिली के साथ। इसका मतलब ये है कि 31,000 करोड़ का पैसा जो एक्चुअली में एक पब्लिक मनी था, जो बिलोंग करता था इंडियन टैक्स पेयर्स को, वो अब पहुंच चुका था प्राइवेट वेल्थ बन के वाधवान फैमिली के कंट्रोल में। जो वाधवांस इतना बड़ा अमाउंट कंट्रोल कर रहे थे, अब उन्होंने इसको स्प्लर्ज करना शुरू कर दिया एक्सपेंसिव एसेट्स बाय करने के चक्कर में। कोबरा पोस्ट का यह क्लेम है कि 4,000 करोड़ के एसेट्स के वर्थ उन्होंने खरीदे, DHFL ने खरीदे, और ये सारे यूजुअली ऑफशोर लोकेशंस में या फॉरेन लोकेशंस में थे, श्रीलंका, दुबई, UK, मॉरिशस, ऐसी और कंट्रीज। कुछ साल पहले DHFL के प्रोमोटर्स ने तो श्रीलंका की प्रीमियर लीग भी खरीद डाली, जिसका नाम वयम्बा था। अब फैसिनेटिंग डिटेल्स इस स्कैम की यहाँ एंड नहीं हो रही गाइस। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर पॉलिटिकल कनेक्शन कितना डीप था, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शंस के बिना ऐसे स्कैम पुल ऑफ होते ही नहीं। कोबरा पोस्ट की माने तो उनका एक रेवलेशन ये भी है कि DHFL ने हैवी पॉलिटिकल फंडिंग्स कंट्रीब्यूट करी। उनका ये पैसा अपेरेंटली सोर्स हुआ ऑब्वियसली इस 31,000 करोड़ के स्कैम से, और ये पैसा एंड अप हुआ अगेन कोबरा पोस्ट के हिसाब से रूलिंग पार्टी BJP के फंडिंग अकाउंट में। देखा जाए तो DHFL ने ये पॉलिटिकल फंडिंग करी थी 2014 से 15 से 16 से 17 के बीच में, और करीब करीब 19 करोड़ से भी ऊपर की ये फंडिंग हुई थी, पॉलिटिकल फंडिंग हुई थी। ये फंडिंग हुई थी कुछ ऐसी ही शेल कंपनीज के थ्रू, RKW डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स और स्किल रियल्टर्स जैसी और ऐसी शेल कंपनीज के थ्रू। ये कंपनीज को इनडायरेक्टली वाधवांस ही कंट्रोल कर रहे थे या उनके ही अपने स्टूजेस कंट्रोल कर रहे थे। ये भी माना जा रहा है कि DHFL ने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा ड्यूबियस कंपनीज को, जो कि गुजरात और कर्नाटका में लोकेटेड थी, उनमें ट्रांसफर किया गया वो पैसा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये पैसा 2017 और 18 के बीच में ट्रांसफर हुआ, जो गुजरात और कर्नाटक के इलेक्शन से कुछ टाइम पहले की ही बात है। अब गाइस ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये सारे सिर्फ एलिगेशंस हैं और इसमें अभी कोई फाइनल जजमेंट कोर्ट की तरफ से फिलहाल नहीं आई है। लेकिन ये एलिगेशंस जो पॉलिटिकल फंडिंग के अराउंड है DHFL के थ्रू दी गई, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं। और एक बात तो है कि जितने भी स्कैम्स हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट या कनेक्शन तो दिखता है वहां पे। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये भी है कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, और इसका मतलब ये है कि ये लीगली मैंडेटेड थी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अपने इन्वेस्टर्स को डिक्लेयर करने के लिए हर क्वार्टर। और इसका मतलब अगर आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें रीसेंट ईयर्स के, तो शायद आप और ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले DHFL इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई, बैंकरप्ट हुई, लेकिन इनकी काफी इंप्रेसिव एंड हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ थी और प्रॉफिट्स थे इनके बैलेंस शीट पर उससे पहले।
वेल अगर इनकी एनुअल रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ग्रो हो रहे थे 21% के हिसाब से और इनकी लोन बुक ग्रो हो रही थी 22% के हिसाब से। ये 2013 से 18 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि ये कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ थी 2018 में। अब आप सोचिए उसके 2 साल बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। अगर कोई बंदा उनके सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स के हिसाब से फोकस करता और इवैल्यूएट करता तो ये काफी प्रॉफिटेबल एनबीएफसीज थी। लेकिन हुआ क्या? इवेंचुअली हुआ ये कि ये सारी फिगर्स और नंबर्स फेक निकले, इन्फ्लेटेड निकले। जब ये डीएचएफएल स्कैम एक्सप्लोड हुआ 2018 और 19 के बीच में, तब काफी ऑडिटिंग फर्म्स और इन्वेस्टिंग कंसल्टिंग फर्म्स ने फोरेंसिक ऑडिट्स किए इनकी बैलेंस शीट को और तब ये पाया कि इनके प्रोमोटर्स ने, ऑडिटर्स ने एक्चुअली में फ्रॉडुलेंट मेथड्स यूज किए थे बैलेंस शीट्स को फच करने के लिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके ऑडिटर्स ने और प्रोमोटर्स ने काफी वैल्यूएबल ट्रांजैक्शंस को, ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस को हाइड किया था पब्लिक नोटिफिकेशन से। अब डीएचएफएल के केस में इन्वेस्टर्स ज्यादा ही कैरिड अवे हो गए और उन्होंने ऐसी रोजी बैलेंस शीट बनाई जिसकी वजह से उनका स्टॉक काफी ऊपर जा रहा था। इनफैक्ट इतना ऊपर गया कि एक टाइम पर तो राकेश झुनझुनवाला ने भी काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी डीएचएफएल स्टॉक में। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि झुनझुनवाला ने डीएचएफएल स्टॉक को एग्जिट करने से मना कर दिया था और काफी स्ट्रॉन्ग बैकिंग दे रहे थे जब वो क्रैश हुआ था 2018 में। लेकिन झुनझुनवाला का जो ये लीप ऑफ फेथ था ना डीएचएफएल स्टॉक पे, ये काफी डिजास्टर्स डिसीजन साबित हुआ मिड 2019 में, जब ये डिफॉल्ट करने लगे थे अपने बॉन्ड के रीपेमेंट्स में। जून 2019 में कंपनी ने अपने बॉन्ड रीपेमेंट जो कि वर्थ 960 करोड़ के थे उसको मिस किया और इसकी वजह से रेटिंग एजेंसीज ने डीएचएफएल की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, इमीडिएटली डाउनग्रेड कर दिया। एंड देन कोबरा पोस्ट ने जब इनके स्कैम को एक्सपोज किया तो बस उसके बाद तो बात ही क्या थी, इनके स्टॉक प्राइसेस क्रैश कर गए और ऐसे क्रैश किए कि दोबारा कभी उठ नहीं पाए। इनफैक्ट इतनी बड़ी पब्लिक वेल्थ वाइप आउट हुई इस क्रैश के बाद, तो वो तो वही जानते हैं जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने डीएचएफएल का स्टॉक कैरी कर रखा था। वेल देखा जाए तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल ऑफ स्कैम ये था कि सेबी ने ये डिसाइड कर लिया कि इनको तो डीलिस्ट कर देना चाहिए, इनको सेंसेक्स पे नहीं रहना चाहिए। अब उसी समय पे डीएचएफएल के क्रेडिटर्स ने इनको ड्रैग किया इंसॉल्वेंसी कोड यानी कि एनसीएलटी में कि भैया कुछ भी पैसा जो निकलता है निकल जाए, ये तो डूब ही गए हैं, अपना जो वसूलते हैं वसूल सकते हैं, निकाल लेते हैं। प्राइमल ग्रुप ने इनको एक्वायर भी किया इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे और देखा जाए तो 14,000 करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट किया प्राइमल ग्रुप ने डीएचएफएल को खरीदने के लिए। अब 14,000 करोड़ तो मिल गए क्रेडिटर्स को कि हाँ भैया कुछ तो मिला, 34,000 करोड़ दिए थे, कुछ तो हमें वापस आया, इसी से संतुष्ट करना पड़ेगा। और वो भी सिर्फ इसीलिए कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो पाई, अगर ये भी नहीं होती तो जाने वो भी मिलता नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़े लूजर कौन रहे? सबसे बड़े लूजर रहे वो रिटेल, वो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने डीएचएफएल के स्टॉक्स खरीदे थे। जब ये स्टॉक क्रैश हुआ तो उनका पैसा कंप्लीटली डूब गया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। और अगर वाधवान की बात करें तो कपिल वाधवान, धीरज वाधवान और जो भी और उनके मेंबर्स थे वाधवान फैमिली के, इस टाइम पर मल्टीपल लॉ सूट्स फेस कर रहे हैं ऑन द चार्जेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। सीबीआई, ईडी और जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं करंटली परस्यू कर रही हैं उनके अगेंस्ट केसेस। कपिल और धीरज वाधवान अरेस्ट कर लिए गए, उनको जेल में भी टाइम बिताना पड़ा। वो अलग बात है कि उन्हें बेल मिल गई इसी साल मई में। वेल डीएचएफएल स्कैम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये रेगुलेटर्स कर क्या रहे? सेबी और आरबीआई कौन सी नींद सो रहे थे? कौन सी नींद की गोलियां इन्होंने ली हुई थी कि इनको पता तक नहीं लगा इनके नीचे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है? ये जिस प्रेजेंटनेस से जो स्कैम हुआ, जो ये वाधवान फैमिली ने पुल ऑफ किया ये स्कैम, ये काफ़ी शॉकिंग है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये एक डे लाइट रॉबरी से कम चीज़ नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियलाइज़ करने की चीज़ यहाँ पर और एक्नॉलेज करने की चीज़ ये है कि ऐसे बड़े स्कैम इंडिया के फाइनेंस सेक्टर को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर डीएचएफएल या एजीबी शिपयार्ड स्कैम जैसे स्कैम्स अगर होते रहेंगे तो किस तरीके से इंडिया के फाइनेंस सेक्टर या इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है और ग्रोथ को हैम्परिंग हो सकती है। वेल ये थी आज की डिटेल स्टोरी अबाउट दिस होल स्कैम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन दबाएंगे हमें और भी अच्छा लगेगा। आप हमारी वेबसाइट technoday.com को भी विजिट कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।